नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अभी रेलवे ग्रुप डी का अभी जो है आप पेपर अच्छे से तैयारी करो उसका, क्योंकि अभी चांस है आगे पता नहीं कब वैकेंसी निकले। ठीक है, तो अब जब इसको सोल्व करते हैं मैं बताता हूँ, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सोल्व करना है। तो इसका ऐसे कैसे रहेगा, इन दोनों की गुणा करो और यहीं लिख दो -12। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ सोल्व करो, जहाँ भी प्लस माइनस बीच में आ जाता है उससे एक अलग टुकड़ा बन जाता है। ठीक है, तो इसको करोगे आप पहले 7 से इसको काटोगे, 7 या 21 और 3 या 9। ठीक है, ये 9 हो गया प्लस का, ये माइनस है, माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 12। ठीक है, और 23 और था, ये 23 आपने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, साथ भी लिख सकते थे आप। अभी देखो यहाँ 12 है, ये 12 ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट के 9, 9 में से एक गया तो 8 गया, तो एक बच गया और एक 23 में जुड़ गया 24। ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। यदि उसने इतने रुपए दान किए तो उसे अपनी पिता की संपत्ति से कितने रुपए मिले। ठीक है, अभी पूछ रहा है उसे कितने मिले, यानी जब वो पूछ रहा है उसे कितने मिले तो इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और ये पूछता उसके पिता के पास कितने रुपए थे तो इसका महत्व होता। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ उसको x रुपये मिले थे। ठीक है, उसने x का 1/3 हिस्सा जो था दान किया। ये जो है ये क्योंकि दान किया था तो ये रुपए में दिया हुआ है दान का मूल्य, तो ये इसका इसका इक्वल हो गया 858। ठीक है, यानी अब x की वैल्यू आपसे पूछी है तो 3 से आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा होने के बाद क्या है, आप इसको सोल्व करोगे तो 50,574 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर ये पिता वाली पूछता तो x गुणा 2/5 लिखते और गुणा 1/3 और इजकल टू 16,858। ठीक है, ये इसका गुणा करते, जब इसको आप सोल्व करते हैं आपस में तो इसका आंसर आता है ये। ठीक है, तो अभी देखो इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप यदि पिता की संपत्ति पूछ लेते, पिता की संपत्ति कितनी है, ठीक है, तो आपका एक्स ये आता और ये मान आता। तो ठीक है, आप यदि इस तरीके से करोगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, आप इसी पे टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका ये है। ठीक है, इसीलिए कई बार लगता है हम पेपर में हमें लगता है कि हम सही करके आए हैं कि आंसर मिल गया तो सही है। ठीक है, और एक्चुअल में वो गलत हो जाता है। ठीक है, अगला पढ़ो। इतने मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है, प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, अब जब भी देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्लेटफार्म को पार करने का अर्थ होता है कि वो प्लेटफार्म की जितनी डिस्टेंस है वो और उसकी खुद की जो लंबाई है वो दोनों ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये किलोमीटर प्रति घंटा जो है, देखो चाल जो होता है, चाल का फार्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना है, चाल का ध्यान रखना होता है, क्योंकि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। तो चाल होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। इसी से ध्यान रखना है, क्योंकि दूरी किलोमीटर में आती है और समय जो है आपका घंटे में आता है। ठीक है, तो किलोमीटर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, पहले ये लिखोगे किलोमीटर क्या है दूरी, घंटा क्या है समय, तीसरी चीज़ क्या बच गई चाल। ये इसको याद करने का तरीका है। अब दूरी निकालनी है तो चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 और गुणा क्या है 39। ठीक है, तो अब दूरी निकालो इसकी, 3 से काटोगे, 3 छक्के 18, 3 से काटोगे 13, इसको 3 दूनी 6 और इसको काटोगे तो 19×57। ठीक है, अब 13 और 19 का आपस में गुणा करो, पहले करोगे कितना आएगा 19×57 और 5 19 से कम 19 और 5 24। ठीक है, अब देखो इसको 5 से गुणा करना है और नीचे 2 से भाग करना है अभी आपको। तो आप 5 का गुणा का अर्थ क्या होता है, हम करते हैं इसको कि इसको 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो।
ठीक है, यानी कि एक जीरो लगा के 2 से भाग कर दो। तो एक जीरो लगाई, 2 पहले था और 2 ये, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका टाइम बचेगा इससे। अभी 4 से इसको काटोगे कितना आएगा, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 एकम 4 और 4 सत्ता 28, 4 पंजू 20। ठीक है, इतने मीटर। ये किसकी दूरी आ गई है, ये जो टोटल दूरी है इसमें किस किस की है, रेलगाड़ी की लंबाई भी शामिल है और प्लेटफार्म की लंबाई भी शामिल है। ठीक है, अब आपको प्लेटफार्म की लंबाई पूछी है, उसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो 465 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, उसने 417.5 जो है ना यही आंसर दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और इसी पे टिक मार दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। क्या होता है ना कि एक एक क्वेश्चन के वो जो गलत आंसर आप निकालोगे वो भी उसमें दिए रखता है, ये इसमें से घटा दोगे तो प्लेटफार्म की लंबाई जो है ये इसमें से आ जाएगी, ये 0, 5, 6 और 4। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक थैले में नीली और लाल गेंदें एक नियत अनुपात में, इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। ठीक है, नीली गेंद 36 तो लाल गेंद 84। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 तो लाल गेंदों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो अब देखो ये मैं कैसे सोल्व कराता हूँ, आपको पता ही है, बीच में बराबर का निशान लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। ठीक है, एक्स उधर चला जाएगा तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 36 और 54 जो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, 9 चौका 36 और 9 छक्की 54 और 4 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 21। ठीक है, और 21 छक्का कितना होता है 126, तो कितनी से आ जाएंगी 6 आ जाए 126, सेकंड वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चार संख्याएं ए बी सी डी, उनका औसत 23 है। ठीक है, तो उनका जोड़ कितना हो गया, 23 चौकी 92, उनका जोड़ हो गया। ए और बी का औसत 19.5 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 19 दूनी 48, 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, सी और डी का औसत। जब यहाँ से क्या आ जाएगा, इनका जोड़ आ जाएगा। ठीक है, इससे घटाओगे तो सी और डी का इसमें से घटाओ कितना आएगा, 12 में से 9 गए तो 3 और 8 में से 5। ठीक है, तो 53 का आधा कितना हो गया 26.5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि इसने 4 संख्या मान ली, 4 में से 2 2 का पूछा है, यानी कि एक युग्म ये बन गया और एक युग्म ये बन गया। ठीक है, अभी 23 दूनी कितना होता है 46, क्योंकि 2 हैं, 2 मैंने इससे मान लिए, 1 और 2, ये 46। ये एक हिस्सा 19.5 है तो दूसरा हिस्सा इसमें पूछा है। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर निकालोगे तो क्या आएगा 26.5, ये इसका आंसर है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आगे चलो। ये गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, रट के करते हैं, नया जैसे सवाल आ जाता है ना, हम घबरा जाते हैं। तो जब तक आप समझ के नहीं करोगे आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड करने हैं इसके जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखो 729 है, यानी हमें उस संख्या से इसको भाग देना है कि जिससे जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखो ये 9 है तो 2 4 8 इनसे तो कटेगा नहीं। ठीक है, 3 पूर्ण वर्ग होता नहीं, तो 9 होता है सबसे छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है, 9 से इसको भाग दो। ठीक है, तो 9 से इसको भाग दिया तो 9 गुणा। ठीक है, अब 9 निम 81 और 9 अट्ठी 72 और 9 एकम 9, 81 आ गया। ठीक है, अभी जो 81 है उसको भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो, 9 गुणा 9। ठीक है, यानी कि 1 2 और 3, 3 संख्या ऐसे आगे जो पूर्ण गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। अभी इसका मतलब कहने का अर्थ है, अभी जैसे मान लो ये 729 की जगह जब आपने काटा यहाँ इसको कोई और संख्या थी और यहाँ 72 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 72 आ गया 72। ठीक है, तो 72 को क्या करते हैं आप 9 गुणा, फिर 9 से भाग करोगे, 9 9 अट्ठी 72 8, और 8 को क्या लिख दोगे आप 4 गुणा 2।
ठीक है ना, क्योंकि 2 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये 1, 2 और 3 इस संख्या में भी क्या हो जाता है, फिर ये पूर्ण वर्ग आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है? संख्या x 32% 32/100 कितना है? 56। तो 56 100 ऊपर चला जाएगा और 32 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8 चौका 32, 8 सातु 56 और 4 से इसको काटोगे 25 और 25 7 175। ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलो। देखो ग्राफ के क्वेश्चन जो है ना सबसे आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है? ठीक है, ग्राफ में देखो चेन्नई कहाँ है, यहाँ है। चेन्नई की खपत कितनी है? 30% है। 30% का अर्थ क्या है कि 1 लाख में से 30,000 या 100 में से 30, तो इसमें लाख दे रखा है, तो 1 लाख में 30% कितना हो गया? 30,000। तो 2 लाख में कितना हो जाएगा? 60,000। तो इसमें देखो कोई पेन कापी चलाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। ठीक है, और ये जब इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तब यूज होगा। ठीक है, आपका पेपर में आपको पता है एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो किसी भी एक भी नंबर को कम मत समझे। 3 महीने के लिए निवेश किए गए इतने रुपए पर 21 रुपए का ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वार्षिक दर। मूलधन मेरे को 875 दे दिया। रेट मेरे को निकालना है, दर जो है वो मेरे को निकालनी है। टाइम 3 महीने है, तो इसको मैं क्या करूँगा? 100 में कन्वर्ट कर दूंगा। 100, ठीक है, रेट के लिए। और समय को 12, क्योंकि ये महीने में था, ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा? बटे में 12। ठीक है, और ये कितना आया मेरा? 21 आया। कितना आया? 21। ठीक है, अब इसको काटोगे तो क्या होगा? 25 चौका 100, और इसको काटोगे तो क्या आएगा? 25 एकम नहीं, 25 तिया 75, 3 और 12 बच गया, 25 पंजो 125। ठीक है, अब x का मान मेरे को निकालना है, तो ये 35 ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएंगे, 12 चौक 48, तो गुणा 48 और बटे, ठीक है, 35 और 3, ये यहाँ लिख देंगे हम, 35 गुणा 3। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे 7, 7 से इसको काटेंगे 5 और 5 में इसका भाग देंगे, 5 निम 45, 3 बचा, फिर 0.0 यानी कि 5 6 का 30, 9.6% इसका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी का पाइथागोरस तिर्यक क्या है? ठीक है, अब देखो ये बहुत आसान है, मैं इसका सीधा बता देता हूँ, 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। तिर्यक निकालने का एक फार्मूला होता है, 2 तरीके से होता है। एक होता है सबसे पहला अंक, एक तो देखो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, जैसे 3 4 5 हम लिखते हैं। ठीक है ना, या इसी को लिख रहे हैं 8 15 और 17। ठीक है, अभी निकालने का फार्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी तिर्यक विषम संख्या से शुरू हो रहा है, सबसे छोटी संख्या उसमें यदि विषम संख्या है, विषम संख्या से शुरू हो रहा है, तो उनमें जो अंतर है वो एक एक अंक का मिलेगा। अंतर कितने का मिलेगा? 1 अंक का मिलेगा इन दोनों में, इसमें नहीं, इनमें नहीं। ये जो दूसरे और तीसरे जो तिर्यक हैं, और यदि विषम से हो रहा है तो इनमें जो अंतर है वो कितने का मिलेगा? 2 का मिलेगा। ठीक है, कोई भी निकाल लेना आप। अभी मैं इसका तरीका बताता हूँ। इसका क्या तरीका होता है, ये संख्या जो होती है फर्स्ट वाली, सबसे पहले इसका आधा करते हैं। क्या करते हैं? इसका आधा। इसका आधा कितना होगा? 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करो, 16, उसमें से 1 घटा दो। ठीक है, तो 15। ये इसका दूसरा तिर्यक आता है। और तीसरे निकालने के लिए यहाँ जो घटाया था उसमें क्या करते हैं? हम 1 जोड़ देते हैं, तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17, 8 15 17, तो इसका 15 आ जाएगा। 3 वाला जो होता है इसमें क्या करते हैं हम? पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं, जो संख्या दी हुई है उसका क्या निकालते हैं? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 में से पहले 1 घटाओ, फिर 2 से भाग करो। ठीक है, तो कितना हो गया? 8/2 यानी कि 4 हो गया। दूसरा निकालने के लिए
स्क्वायर में एक जोड़ो और फिर 2 से भाग दो, ठीक है। तो 10/2 यानी कि 5, ठीक है। अब मैं एक और कराता हूँ, बाकी फिर आप जो है इसके ये अपने आप 5-7 इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ पहला अंक 5 है, ठीक है। तो 5 का मैंने क्या बताया था, पहले स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 25, 25 में से एक घटाओ और उसको 2 से भाग कर दो, ठीक है। 25 में से गया 24, 24 को 2 से भाग किया गया 12, ठीक है। और अगला क्या आएगा 13, क्योंकि मैंने बताया था इनमें अंतर क्या होता है, एक का होता है, तो एक निकालो दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 25 पहले इसका स्क्वायर करो और तीसरा निकालने के लिए उसमें जोड़ते हैं, एक क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जो आए 25 और एक 26 और 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अभी मैं निकलवाता हूँ आपसे 6 का। 6 वाले के लिए क्या बताया था मैंने, इसमें पहले स्क्वायर करते हैं, इसमें पहले आधा करते हैं, इसमें पहले क्या करते हैं आधा करते हैं, ठीक है। अभी इसका आधा कितना हो गया 3, अब 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 में से एक घटाओगे, ठीक है। तो 9 में से एक घटा क्या आएगा 8। अगला जो है इसमें क्या मैंने बताया था 2 का अंतर होता है, तो अगला क्या आएगा 8 के बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लो। और ये संख्या कैसे निकलती है, जो स्क्वायर किया था उसमें एक जोड़ते हैं, तीसरा निकालने के लिए जो स्क्वायर किया था उसमें एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी आप जैसे 15, 17, 18, 20 ऐसे 10, 15 आप निकाल के देखना, आपको एक क्वेश्चन पक्का आपका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोशन की वर्तमान आयु उत्साह की वर्तमान आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष अधिक है। रोशन की मैं मान लेता हूँ आर है, ठीक है। उत्साह की यू है, तो ये कितनी है, उत्साह की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, तो -4, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले उत्साह की आयु, 12 वर्ष पहले उत्साह की कितनी होगी, u -12, और रोशन की कितनी होगी r -12। आयु रोशन की आयु के 1/4, इसका 1/4 यानी 1/4 से 1 वर्ष अधिक थी यानी कि +1, ठीक है। रोशन की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। अब देखो जब इसको हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो ये 1 है, ये प्लस है इधर है, और ये ब्रैकेट लग रहा है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 12 और 1 13 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं 4 से इधर करूंगा तो 4u -52 = ये 4 को मैंने इससे गुणा कर दिया उधर ले जाके, ये खत्म हो गया। आर की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा 2.5u, और ये माइनस का 4 लिखा जाएगा, और ये -12 और -4 कितना हो गया -16। अब ये संख्या मैं इधर लेके जाऊंगा तो 4 में से जब 2.5 गया क्या बचेगा 1.5, 1.5u = क्या आ जाएगा 16 माइनस का 52 इधर जाएगा तो 52 प्लस हो जाएगा, और 52 प्लस में से 16 घटेंगे तो क्या बचेगा 36, क्या बचेगा 36। तो u की वैल्यू आएगी यहाँ से, और इसको क्या करते हैं हम 10 या 3/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जिसको नहीं पता हो 3/2 तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। 1.5 क्या होता है 1 सही 1/2 होता है ना, तो उसको 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो था 3/2 था, तो अब जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। 3 को इससे काटोगे क्या आ गया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 किसकी वैल्यू आ गई उत्साह की आ गई। अपने क्वेश्चन में किसकी पूछी है रोशन की, तो रोशन की क्या थी 2.5 गुणा क्या लिखते हैं 5/2 गुणा 24 और -4, ठीक है। ये काटोगे 12, 12 पंजू 60 और 60 में से 4 गए 56, ये इसका आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आयु से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का होता है, मैंने देखो कराया हुआ है, इसका सोर्स भी डाला था मैंने, एक ट्रिक होती है इसकी 5 या 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है नया अनुपात क्या हो जाएगा 11 और अनुपात 9। अब ये क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि
3 वर्ष बाद 3 3 प्लस होंगे, तो यहाँ 3 3 लिख दो आप। ठीक है। अभी क्या होता है, जब भी ये संख्या दी होती है कि अनुपात में है, यानी कि ये कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसको जब काटोगे आप 5:4 आएगा। ठीक है ना, यानी कि इसके साथ x लिखा होता है, और x का मान ज्ञात करने के लिए एक ये 3 लिख दी। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले आप इसको और इनको आपस में इसको गुणा करो 45। ठीक है, जो निशान आए वो वैसे लगा देना है। फिर उसके बाद डिफरेंस करना होता है माइनस, इसका 11 चौके 44, और इसको सोल्व किया तो कितना आया आंसर, 1 आया। ठीक है, अब इसी तरह इनका करो, 11 तिया 33, माइनस करो, इसको करो 9 तिया 27। ठीक है, इसका कितना आया, 6 आया, और इसका इसमें क्या कर दो, भाग कर दो, इसका क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, तो 6/1 यानी कि 6, यानी x का मूल्य क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चिराग की पूछिए तो चिराग का 4 है, तो 6 चौका 24 इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी जब आप खुद करोगे तो बहुत आसान है ये। ठीक है, कुछ भी समय इसमें नहीं लगेगा, आगे करो। ठीक है, अभी इसको जब आप खुद करना चाहो पेपर में तो कैसे सोल्व करना है, ये यहीं लिख देना है आपको 11/9। ठीक है, और यहाँ लिखना है 3 और 3 जो दूसरे वाला है, इसका करो 45 माइनस 44, सीधा करना है, लिखना नहीं है। 5 3 45 और माइनस 44, 1 बच गया, ये नीचे लिखना है। इनका 11 तिया 33 और माइनस 27, कितना बच गया, 6, तो 6/1, यानी x का मूल्य क्या आ गया, 6 आ गया। बस ये सीधा आपका। ठीक है, और इसको गुणा किया, बस इतना ही लिखना है पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आगे चलो। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। ठीक है, अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। सम मतलब समान, और चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज, चतुर मतलब 4 4 भुजाओं वाला। ठीक है, और जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब क्या कह रहा है, उनकी परिधि समान है, तो आयत की परिधि क्या होगी, दोनों भुजाओं को जोड़ के 2 से गुणा कर देते हैं, तो 12 और 8 20, और 2 से गुणा करेंगे तो 40। ये किसकी आ गई, आयत की परिधि आ गई। अब क्या कह रहा है, आयत की परिधि और समचतुर्भुज की जो परिधि है वो समान है, और समचतुर्भुज की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 4 गुणा भुजा, 4a होता है। ठीक है ना, तो 4a कितना आ गया, a का मान आ गया 4 से इसको करोगे यानी कि 10। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका भुजा आ गई चतुर्भुज की। ठीक है, अब कह रहा है इसका एक कोण 120 डिग्री था, किसका, समचतुर्भुज का। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब समचतुर्भुज के दो तरह से निकलते हैं क्षेत्रफल। एक होता है 1/2 गुणा उनके विकर्ण d1 गुणा d2, और दूसरा होता है लंबाई लंब और गुणा बेस। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे को ये तो पता नहीं चल रहा है, इसमें मेरे को एक भुजा दे रखी है, बेस जो है, क्योंकि 10 बराबर होता है तो बेस तो 10 हो गया। अब ये लंबाई जो है, लंब जो है, इसकी मेरे को निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें एक कोण दिया है, इसी कोण से ये निकलेगा। ठीक है, अभी देखो, अब मैं समचतुर्भुज बनाता हूँ, ये एक समचतुर्भुज बन गया। अब ये कोण इसका 120 डिग्री है, तो ये कोण भी 120 होगा। अब देखो ये दिख रहा है ना आपको 90 डिग्री, तो यहाँ होता है ना इसका। ठीक है ना, लेकिन इससे छोटा है तो ये कम होगा। ठीक है, जब ये 120 हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 180 होता है, सॉरी। कितना होता है, इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ जो कितना होता है, 180। जब ये 120 हो गया तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो जो लंबाई होती है, लंब होता है, वो इसका ये होता है। लंब क्या होता है, ये होता है। ये मेरे को पता है, भुजा 10 है। ठीक है, ये मेरे को ज्ञात करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का अपना फार्मूला याद है, लाल बटे काका, LAL, लाल बटे काका, KA। ठीक है, ये साइन का फार्मूला होता है, ये कोस का फार्मूला होता है, ये
tan का फार्मूला होता है। अब यहाँ मेरा लंब निकालना है मेरे को, लंब बटे 10 आधार, लंब को लाल L और कर्ण को K, L बटे K क्या बन गया, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो गया, साइन 60। ठीक है, अब देखो K की मेरे को वैल्यू निकालनी है, साइन 60 गुणा tan। ठीक है, और इसका क्या होता है, साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2 क्या होते हैं, √3/2। तो 2 से इसको काटेंगे 5, यानी कि यहाँ से कर्ण की मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 5√3 आ गई। ठीक है, कर्ण की नहीं, सॉरी, इसकी अपनी जो लंब है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5√3। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है, तो बेस मेरे को पता है, बेस कितना था मेरा, 10 था। अब इनको गुणा कर दो, 10 पंजो 50, 5√3, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, जिसको साइन कोस और इसकी वैल्यू याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है, वैल्यू हमारी निकलती है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, और ये 0 से हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, बस ऐसे लिखना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इनको, ये तो 0 रहेगा, किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको सबको ऊपर वाले पे वर्गमूल लगा दो आप, ऐसे कैसे, और नीचे 2 से भाग कर दो, ये इनकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, साइन 30 की, साइन 45 की, ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और √2 का 4 का बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/2, और ये कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यू आ गई। निकलती कैसे है मैंने आपको बता दी है। कोस थीटा की जो होती हैं उल्टी होती हैं। ठीक है, ये 0 की है कोस में, ये 30 की है, 45 की सेम रहेगी। ठीक है, ये 60 की है और ये 90 की है उसकी। ठीक है, बाकी 10 की आप निकाल लोगे दोनों को डिवाइड करके। आगे चलते हैं। XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण X जो है वो 90 डिग्री है। ये XYZ होगी, ये X हो गया। XY की लंबाई, इसको मैं Y मान लेता हूँ और इसको Z मान लेता हूँ। XY ये हो गया 6 और YZ की कितनी होगी, 10 है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको ये क्या होगी, इससे 2 कम होगी दूसरी। ठीक है, यदि इन 2 का डिफरेंस जो है 2 से अलग है, ठीक है, तो इसका 8 हो जाएगा। बाकी पाइथागोरस से आप निकाल भी सकते हो इसका। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज XYZ के अंतर्वर्त का केंद्र C है, एक यहाँ अंतर्वर्त है, यहाँ अंतर्वर्त मतलब इसके अंतर्वर्त है, उसका केंद्र C है, तो अंतर्वर्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त त्रिभुज के क्षेत्र वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा आ जाएगा 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। तो लंब कितना है, 6, और आधार कितना है, 8। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। अब 24 में से मेरे को इसका घटाना है। ठीक है ना, अब देखो 24 वाले मेरे 2 ऑप्शन है, लेकिन अब कौन सा आएगा ये मेरे को पता है। अब जो वर्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे को आर का मान नहीं पता है यहाँ क्या होता है। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, जब भी अंतर्वर्त जो होता है उसका यदि आपको आर निकालना है, ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज में जो छोटी वाली भुजाएं हैं दोनों A + B उनको जोड़ो, और जो बड़ी वाली भुजा है उसमें से उसको वो घटा दो, और घटाने के बाद उसको 2 से भाग कर दो, ये उसकी आर का त्रिज्या का फार्मूला निकल जाता है। ठीक है,
तो यहाँ ये 6 थी मेरी, ये 8 थी, 8 और 6 14, 14 में से 10 गए तो 4, और 4 को जब मैं 2 से भाग करूँगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो त्रिज्या मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पाई आर कितना है, 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, यानी कि 4 पाई। अब मेरे को अतिरिक्त का पूछा है, तो 24 मेरी पूरी त्रिभुज का था, 24 में से 4 पाई में घटा दूंगा, तो ये मेरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रम से 45 और 30 डिग्री है। ठीक है, ये एक जहाज है, यहाँ ये धरती है। ठीक है, यहाँ पानी है, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। ठीक है, अवनमन कोण कह रहा है। अवनमन कोण का अर्थ होता है यहाँ से जब नीचे की तरफ देखते हैं, इससे जब नीचे की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे हो गया ये। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ जो कह रहा है, ठीक है, एक तो ये तो है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। ठीक है, अवनमन कोण क्रम से 45 और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है। दूरी कितनी है, 1 मील। ठीक है, तो ये जब 45 है ये वाला, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 45। ठीक है, और ये क्या होगा, 30 डिग्री। ये क्या होगा, 30 डिग्री। भूमि से जहाज की लगभग दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें जहाज की दूरी इसने पूछी थी। ठीक है, भूमि से, तो भूमि यहाँ थी, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछी है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। ये दो बिंदु हैं, इनकी दूरी इसने दे रखी है 1.61 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, अब देखो ये जो दूरी ये दोनों में बराबर है, जो ऊंचाई है इसको मैं h मान लेता हूँ या y मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो वही ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला लगेगा। एक तो क्या होगा, h बटे x इजिकल टू क्या आएगा, tan 45, और tan 45 कितना होता है मेरे को पता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि h इजिकल टू क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले से h की वैल्यू क्या आएगी, h बटे x प्लस 1.61 इजिकल टू क्या आ गया, tan 30। क्या आ गया, tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या होती है, 1/√3। ठीक है, h की जगह यहाँ मैं x पुट कर दूँ, x बटे 1 प्लस 1.16 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/√3। क्या आ जाएगा, 1/√3। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। ये आ गया x और नीचे क्या आ गया, x प्लस 1.61 इजिकल टू 1/√3। अब इसको इधर ले जाओगे, गुणा करोगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3x इजिकल टू x प्लस 1.61। ठीक है, √3 की वैल्यू, अब ये x इधर ले आओ। ठीक है, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा इधर आकर, यहाँ ये इजिकल टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब √3 की कितनी वैल्यू होती है, 1.732 x माइनस x। ठीक है, यानी ये घट के, जब ये एक है, एक ये घट जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा। 0.732 x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1.61, और मेरे को अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.73। ठीक है, 2 को आप छोड़ दो। ठीक है ना, तो अब ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए। 161 में आप 73 का भाग दे लो। जब आप भाग देख के सॉल्व करोगे तो आपका 2.2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, पहले ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ 15 माइनस के 15 हैं और माइनस के 5 है, 15 और 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 20 और 25 5, ठीक है, यानी कि माइनस का 14, ठीक है, और गुणा प्लस के 5 और बटे 22 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे, 16, ठीक है। ये हो गया, ये पूरा सोल्व हो गया। इसके बाद ये 1/7 है और यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 5 और इसके गुणा में 1/7 कर दूँ, ठीक है। तो 7 दूनी 14 2, ठीक है। और ये क्या आ गया, 5 दूनी 10 बटे 16 और -5, ठीक है। अब देखो इसका इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और ये पेपर रेलवे ने जो था इसमें डिस्क्रिपेंसी डाल दी थी कि इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी, इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको जिसने भी नहीं किया उसको पूरे अंक इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन थे इसमें जिसमें डिस्क्रिपेंसी है, एक तो ये आ गया और दूसरा एक और आएगा। आगे चलते हैं। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के शीर्ष एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का था, ठीक है। यदि प्लेटफार्म टावर से 40.3 मीटर दूरी पर हो तो टावर कितना ऊंचा था, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है, ये एक टावर है, यहाँ प्लेटफार्म है, ठीक है। ये प्लेटफार्म से जब ये इसका उन्नयन कोण होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हो गया, ये 30 डिग्री है। इनकी जो लंबाई है प्लेटफार्म से टावर की जो दूरी है वो 40√3 है। ये मेरे से पूछी है एक्स, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आया था, एक्स और अपॉन में 40√3, ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार, ये क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा यहाँ क्या है, 30 डिग्री है, तो tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, x इजकल टू, ये नीचे था उधर ऊपर चला जाएगा, 40√3 गुणा, अब tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 40 मीटर इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ इसके अंदर बार है तो इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दिया आपने, ठीक है। अभी देखो पहले इसको गुणा नहीं करना है, पहले भाग वाले को सॉल्व करना है, तो ये 2 इसके नीचे जाएगा और 2 फिर ये गुणा में रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 20 प्लस का है, इधर 5 बच गया, ये कट के 1 आ गया, यहाँ तक का जो है 20 में से 5 गया तो क्या बच गया, 15, 15 गुणा 15 कितना होता है, 225, 225 माइनस का है, 26 किसका है, प्लस का है, तो पहले 26 घटा दो, कितना बच गया, माइनस का 199, और उसके बाद ये 10 प्लस का है, ठीक है, तो ये भी इसमें से घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 189, ठीक है, और निशान माइनस का इसमें ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी 45 दिन में, ठीक है। ए और बी 54 दिन में और बी और सी 90 दिन में, ठीक है। सबसे पहले 45, 54 और 90 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, ये तरीका है, 45, 54 और 90, 9 से सारे कट रहे हैं, 9 पंजो 45, 9 छक्के 54 और ये 10, ठीक है। अब ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 6, 5 दूनी 10, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, अभी एलसीएम यहाँ मत निकालो आप,
मतलब इनका गुणा करके हम लिख देंगे, वही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसे रहने दो, ये आपके काटने में आसानी होगी। तो टोटल आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 540। ठीक है, अब देखो जब तीनों मिलके करते हैं तो 45 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम है 540 यूनिट बनाना, तो एक दिन की कैसे आएगी? अब देखो 540 जो है ना, इस संख्या का गुणा है, तो इनमें आप इसके अनुसार टुकड़े बना लो, जो बाकी बच जाएगा वो उसका आंसर आएगा। जैसे अब मान लो यहाँ 45 है, तो 9 पंजू 45 हो गया। ठीक है ना, तो ये दोनों छोड़ दो, इन दोनों का गुणा कर दो, यानी कि 45 को जब 540 में भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा? 12 आंसर आएगा। अब 54 है, 54 किसकी गुणा करने से आएगा? 9 छक्की 54, तो यानी कि 2 बच गए, 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 90 वाले में 5 दूनी 10 और 9 90, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो ए बी सी जो है 45 दिन में 540 यूनिट बनाते हैं, तो एक दिन में 12 यूनिट बनाएंगे। ए और बी 54 बनाते हैं एक 54 दिनों में, तो एक दिन में 10, और ये 90 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में 6। ठीक है, अब इसने पूछा है यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य करने में कितने दिनों का समय लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। अब मैं इसमें से पहले बी और प्लस सी का घटा दूं तो ए का बच जाएगा। बी प्लस सी दोनों मिलके कितने करते हैं? 6, यानी कि ए ने कितने दिन किया? ए ने एक दिन में कितनी यूनिट बनाई? 6 यूनिट बनाई। ठीक है, 12 में से मैंने 6 घटा दिया यहाँ। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी था, इसका 12 था। यहाँ बी प्लस सी जो है इसका मान था 6। ठीक है, तो इस 12 में से मैंने 6 घटा दिया, तो ये ए का मान बच गया 6। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का है। ए प्लस बी का कितना है? 10 है। ए का मेरे पास आ गया, कितना आया? 6। तो बी का मेरे को निकालना है, इसमें से घटा दूंगा, कितना आएगा? 4। यानी बी जो है वो एक उसमें कितनी यूनिट बनाता है? 4, एक दिन में 4 बनाता है। और बनानी कितनी है? 540, तो 4 से इसको भाग कर दो। ठीक है, तो 4 एकम 4, 1 4, 4 तिया 12 और 4 पंजू 20। ठीक है, तो 135 दिन इसका क्या आ गया? ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। ठीक है, नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 45 लाख थी, तो नवंबर 2017 रेस्टोरेंट XYZ को सैंडविच की बिक्री में कितनी आय प्राप्त हुई? अब देखो सैंडविच में, देखो कहाँ है सैंडविच? ये है, कितने प्रतिशत है? 20% है। ठीक है, तो 20% है तो कितना होता है? 20% का क्या अर्थ होता है? 5वां हिस्सा। 35 लाख का 5वां हिस्सा कितना होगा? 7 लाख। तो ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, क्या होता है, हो सकता है आपको ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 20% का अर्थ 5वां हिस्सा होता है, 10% का अर्थ क्या होता है? 10वां हिस्सा, 25% का अर्थ क्या होता है? चौथा हिस्सा। ठीक है, इससे आपका टाइम बचता है, पेपर में आपका टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पूरा पेपर कर पाओगे। ठीक है, आगे चलो। दो पाइप अकेले कार्य करते हुए 42 और 56 घंटे में भर सकते हैं एक टंकी को। ठीक है ना, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया जाए जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, किसका? 42, 56 और 32। ठीक है, क्या करोगे? किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं, 2 से काटा आपने 21, 2 से काटा 28 और 2 से काटा 16। ठीक है, अभी 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये 16 का 16। अब 4 से कट रहा है, 3, 4 एकम 4 और 4 चौकी 16। ठीक है, टोटल आप गुणा करके लिख सकते हो, पूरा गुणा करने के लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है,
तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 थी 42 और गुणा 16। बस ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये 3 पाइप हैं, ए बी और सी। ये 42 घंटे में बरता है, ये 56 घंटे में बरता है और ये 32 घंटे में बरता है, ठीक है। ये मैं इसलिए छोड़ देता हूँ, क्या होता है आपको इससे आसानी होगी, ठीक है। 42, अब 42 गुणा 16 मैंने लिखा है, यानी कि 42 से जब इसमें मैं भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। अभी देखो जब 56 है, अब ये जो आए थे यहाँ, इसमें देखो 56 किसके गुणा करने से होता है, इनके आपस में करने से हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 और 14 चौकी 56, ठीक है ना। तो ये 56 हो गया, क्या बच गए, ये बच गए, यानी कि ये क्या आएगा, 12 आएगा। अब इसी तरह 32 किससे हो रहा है, 8 चौका 32 होता है, तो 4, 4 दूनी 8 और 4 32, ठीक है। तो 7 और 3 बच गया, तो यहाँ क्या आ गया, 21। यानी कि ये 16 लीटर पानी डाल लेगा, ये 12 लीटर पानी डाल लेगा, और ये 21 लीटर निकाल देगा, ठीक है। 16 और 12 दोनों आपने जोड़े, कितने आ गए, 28 आ गए। 28 लीटर पानी डाला और 21 लीटर पानी निकल गया, यानी कि 7 लीटर नेट पानी डल पाया 1 घंटे में। कितने में, 1 घंटे में। और हमारी टंकी कितने की, इतने लीटर की है, तो कितने टाइम लगेगा, इसको 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। 7 से इसको भाग करोगे तो 7, 7 चंग 42 और 16 छक्की क्या होता है, 96, ठीक है। अब आंसर हमारे किस में, दिन में है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 से 96 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 24 चौके 96, यानी कि 4 दिन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दिन इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 250 आपका मूलधन, 4.5%, तो 4.5, या इसको 4.5 को आप 9.2 भी लिख सकते हो, 9/2, सॉरी, 4.5 क्या होता है, 9/2 ही होता है ना, 9/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, बटे 100, और गुणा टाइम कितना है, 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब इसको 9 से गुणा करके और क्या करोगे, 2 पॉइंट लगा दोगे, तो 0, 9 पंजू 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट लगेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको छोटा करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता हर चीज़ ये आप पेन कॉपी लेके बैठो तभी वो कर पाओगे। ये क्वेश्चन भी गलत श्रेणी में डाला था, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्यों डाला था। 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रम से इतने और इतने प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इससे इतने रुपए की दर से बेचने पर इतने लाभ प्राप्त हो, ठीक है। अभी देखो ये इसका क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है, तो सबसे पहले तो हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 6.3 के अकॉर्डिंग इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये लाभ प्रतिशत में है, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, 50/3, यानी 100 रुपये पे जो है वो 50/3 रुपये इसको लाभ हुआ, ठीक है। अब 50/3 है, तो इसको मैं ये इधर भी ला सकता हूँ, ठीक है। यानी अभी मेरे को इसको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, ठीक है ना, कि इतना मिश्रधन नहीं, मेरा मतलब मैंने कितने में बेचा, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 350/3, जब मेरा मूलधन, मूलधन नहीं यार, कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। अब 3 से इसको गुणा कर दोगे 300, यानी 300 के ऊपर मेरे को जो मेरा विक्रय मूल्य है वो 350 है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। 300 के ऊपर कितना है, 350, 6.3 ये मेरा ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। जब इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये उधर जाएगा, ठीक है। 350 जो है वो नीचे बटे में आएगा, एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। 350 आएगा, और 6.3 जो है ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, 6.3। तो इसको 63 लिख दो, एक जीरो और लगा दो इधर, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। अभी इसको क्या करोगे, इसको काट दो, 7 निम 63 और 7 पंजू 35, ठीक है। अब देखो 9 तिया 27/35,
5 भाग कर दो इसको, 5 5 25, 2 0 4, यानी ये क्या बच गया, 5.4 आ गया इसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे, ये हमें पता ही है समानुपात में हम कैसे निकालते हैं। 20 एलिगेशन एंड मिक्सचर में 4.40, और यहाँ क्या आया था मेरा 5.4। इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा 10, और इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा 18, 1.8, यहाँ ये था, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि 10:18। इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 5:9। ये इसका आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये इसमें कहीं आंसर था नहीं, इसलिए इसने इसको डिस्क्रिपेंट क्वेश्चन में डाल दिया था। यहाँ हो सकता था 9 और टाइपिंग में आपकी ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ। ठीक है, तो ये आंसर इसका आएगा। आगे चलते हैं, सोल्व करो। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 और 4 11, 44 में भाग दो तो क्या आ जाएगा 11, 7 4 11, 11 चौकी 44, 4 आ गया। ठीक है, और 7 चौक 28, तो माइनस का क्या आ गया इसका 28 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलो। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। ठीक है, यानी कि ये 49 इसमें जो है नमक है, और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, इसको आप इसमें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो 369 हो जाएगा। प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 कर दोगे। ठीक है, अब 49 में 369 का भाग दे दोगे, जब भाग दोगे तो आपका 13.28 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन 2 आंसर हैं, गलती से इसको टिक मत कर देना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राम में लिखा हुआ है, ये प्रतिशत वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी, यानी कि ये किसी काम करने में 1 दिन लेगा तो ये कितने दिन लेगा 4 दिन, ये 1 दिन लेगा तो 4 दिन। ठीक है, और ये 4 चीज़ बनाएगा तो ये 1 चीज़ बनाएगा। ठीक है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। तो सबसे पहले काम मान लूँ मैं 4 मान लेता हूँ, क्योंकि एलसीएम 4 ही है। ठीक है, अब देखो इसने 1 दिन लिया, इसने क्या लिया 4 दिन, तो ये कितने दिन पहले लिया 3 दिन पहले, कितने दिन लिया 3 दिन। ठीक है, जब 3 दिन पहले लिया, अब देखो काम यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो पहले 60 वाले को भूल जाओ, हम यही मानते हैं, इसमें 4 काम आ गया, तो काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे 4/5, क्योंकि 4 ये बनाएगा 1 ये बनाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 4/5। यदि 3 दिन पहले पूरा करता है तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे 4/5, और 1 दिन हो तो ये 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ कितना था 60 दिन, तो गुणा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 5 तिया 15, 15 चौकी 60, यानी कि 4 चौकी 16 जो है 16 दिन इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकित मान और स्थानीय मान में के योग की गणना करें। अंकित का अर्थ होता है जो अंक है वही होता है। ठीक है, तो 7 का अंकित मान तो 7 ही लिखा जाएगा, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान की गणना कीजिए। ठीक है, अब स्थानीय मान में क्या होता है कि जहाँ है वो ऐसे कैसे उतारा, और उसके आगे जितने भी अंक है ना उनकी जगह 0 पुट कर दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 0 पुट कर दी, ये इसका स्थानीय मान आ गया। क्या कह रहा है योग करना है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक है, 7 जोड़ो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अंकित मान जो अंक है, अंकित अंक से बना है। ठीक है, तो जो अंक है वही उसका अंकित मान होता है। 7 है तो 7, 5 है तो 5, 4 है तो 4। और स्थानीय मान में जहाँ स्थान है वो रखा है ऐसे कैसे, उसके आगे जितने भी जीरो हैं, जितने भी संख्या हैं, उसके जगह क्या पुट कर दो, आप 0 पुट कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला तो होता है x³ -
3x। ठीक है, ये निकलता कैसे है मैं बता देता हूँ। मैं मान लेता हूँ a+1/a इजकल टू कितना है, x है। क्या है, x। तो मैं इसकी क्यूब करूँगा, इधर भी क्यूब हो जाएगी। इसकी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 इन दोनों की गुणा a गुणा 1/a और इंटू a प्लस इन दोनों की ये दोनों। तो ये क्या है, एक्स क्यूब है, ये कट गया और ये क्या है, एक्स, यानी कि +3x। अब इसका जब मान निकालोगे तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब है और उसमें से माइनस होके 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x, ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब इसका मान इसमें पुट करो। कैसे करोगे, क्या फार्मूला बताया था, एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स का √3 का 3 माइनस 3√3। जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3√3, क्योंकि 3 में से 2 से एक रूट बाहर आ गया और एक अंदर बच गया, और 3√3 ये करके क्या हो गया, 0। ये हमारा पेपर सोल्व हुआ पूरा। आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लग रही है कि समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो, दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।